Hello everyone, my name is Udisha and welcome back to my channel Andhra Study. In today's video, we are covering Unit 2, Inflectional Morphology of English Part 1 from Block 3 of the book BEGG 172, Language and Linguistics. If you have not watched Unit 1 of this block yet, the link is in the description below. Do check it out. And if you want the playlist of this book, you can simply click the I button at the top right corner of your screen. As always, I'll be providing the PDF notes of this unit on my Telegram channel. The link is in the description. And if you find this video helpful, please give it a like, share and subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell icon so you never miss any update. So without any further delay, let's get started. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यूनिट 2 का इंट्रोडक्शन। पिछले यूनिट में हमने देखा था कि इंग्लिश लैंग्वेज काफ़ी सारी दूसरी लैंग्वेजेस से वर्ड्स बोरो करती है, जैसे कि लैटिन से, जर्मन, फ्रेंच और भी 350 प्लस लैंग्वेजेस हैं जिनसे बोरो किया गया। लेकिन इंग्लिश काफ़ी सारे वर्ड्स खुद भी बनाती है बाय एडिंग एलिमेंट्स एट द बिगिनिंग, जिसे हमने बोला था प्रीफिक्स, और एंड में यानी कि सफिक्स। प्रीफिक्स का काम होता है मीनिंग बदलने का, सफिक्स का काम है वर्ड की स्ट्रक्चर या फंक्शन चेंज करने का, लेकिन मीनिंग जो है वो उतना चेंज नहीं होता सफिक्स में। और वर्ड बनाने की कई और तरीके भी होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कंपाउंडिंग और कन्वर्जन। ये सब हम यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं इस ब्लॉक की। इस टाइप की स्टडी को हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, यानी कि वर्ड के अंदर के पार्ट्स का स्ट्रक्चर और सिस्टम, इसे हम बोलेंगे मॉर्फोलॉजी। वैसे जैसे सेंटेंस बना होता है क्लॉजेस से, क्लॉजेस बनते हैं फ्रेजेस से, फ्रेजेस बनते हैं वर्ड से, वैसे ही वर्ड्स भी कुछ स्मॉलर एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, और इसी पर हम इस यूनिट में फोकस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाइंग द स्मॉलर एलिमेंट्स इन अ वर्ड। अब एक वर्ड के अंदर जो स्मॉल एलिमेंट्स होते हैं हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि जो सेंटेंस है वो बहुत सारे वर्ड से मिलकर बनते हैं, लेकिन वर्ड्स भी स्मॉल यूनिट से मिलकर बने होते हैं, और इन स्मॉल यूनिट्स को हम बोलते हैं मॉर्फीम्स। अब ये सवाल उठता है कि कैसे पता करें कि किसी वर्ड में कितने पार्ट्स हैं और कौन से पार्ट्स मीनिंगफुल हैं। तो इसके लिए हमें 4 सिंपल क्राइटेरिया यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसे एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है, अगर एक वर्ड 2 या ज़्यादा वर्ड से मिलकर बना हो, तो उनमें हर एक पार्ट मीनिंगफुल स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है। मतलब अगर वर्ड ऑलरेडी 2 स्मॉल डिक्शनरी वर्ड का कॉम्बिनेशन है, तो समझ लो वो दोनों अलग एलिमेंट्स हैं। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहाँ पे समथिंग है, समथिंग किससे बना, सम प्लस थिंग। अब आप देखोगे तो सम का भी अपना एक मतलब है, थिंग का भी अपना एक मतलब है। एवरीवन किससे मिलकर बना, एवरी प्लस वन। एवरी का भी अपना एक इंडिविजुअल मीनिंग है और वन का भी अपना एक इंडिविजुअल मीनिंग है। ये दोनों पार्ट्स अपने आप में भी वर्ड होते हैं, मतलब ये जो 2 पार्ट यहाँ पे इनको डिवाइड करके लिखा गया है, ये अपने में भी एक प्रॉपर वर्ड है, क्योंकि ये एक मीनिंग कैरी करते हैं इंडिविजुअली भी। तो ऑब्वियस है कि दोनों स्मॉलर एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे आप यही देख रहे हो ना कि एक ही वर्ड में 2 से ज़्यादा वर्ड एलिमेंट्स हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा वर्ड से मिलकर यहाँ पे बने हुए हैं। देन उसके बाद है आपका सेकंड क्राइटेरिया, अगर किसी वर्ड का पार्ट दूसरे वर्ड में भी आता हो, तो समझ लो वो पार्ट भी एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है पेरेंट्स, ठीक है। तो पेरेंट्स वर्ड है, अब आप देखोगे पेरेंट्स में जो एस है लास्ट में, एस का मतलब है प्लूरल, और ये जो एस है हमें कलर्स में, टेबल्स में, ब्रदर्स में, इन जैसे कई वर्ड्स में भी देखने को मिलता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि एस एक रिपीटेड और मीनिंगफुल एलिमेंट है, यानी एक स्मॉल स्ट्रक्चरल एलिमेंट यहाँ पे है। लेकिन ये जो रूल है ये हर जगह अप्लाई नहीं होता। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, वर्ड है आपका ब्रदर। अब ब्रदर में जो लास्ट में ई आर लगा हुआ है, तो ई आर जो है वो दूसरे वर्ड्स में भी आता है, जैसे कि टॉलर, लॉन्गर, इन वर्ड्स में भी ई आर आता है ना। पर अगर आप ब्रदर में से ई आर हटा दो और लिखो ब्रॉथ, तो ब्रॉथ का कोई मतलब है, मतलब क्या ये एक मीनिंगफुल वर्ड है, नहीं है ना। इसीलिए ई आर इन ब्रदर, मतलब जो ब्रदर में ई आर है लास्ट में,
ये कोई स्ट्रक्चरल एलिमेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर हम ER हटा दें तो फिर उस वर्ड का कोई मीनिंगफुल जो है वो बनकर नहीं सामने आ रहा है। लेकिन अगर आप एस हटा दो पेरेंट्स में से, तो फिर भी पेरेंट तो वही है ना, पेरेंट का तो एक मतलब है। आप कलर्स में से एस हटा लो, कलर का मतलब भी है। टेबल में से एस हटा लो, टेबल का मतलब भी है। ब्रदर्स में से एस हटा लो, तो ब्रदर का भी मतलब है। लेकिन अगर आप ब्रदर का ER हटा दो, तो अलग से ब्रदर का कोई मतलब नहीं होता। टॉलर में अगर आप देखोगे तो टॉलर में ER हटा दो तो टॉल हो जाएगा। लॉन्गर में ER हटा दो तो लॉन्ग हो जाएगा। लेकिन ब्रदर में से ER अगर हम हटा दें तो कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता। इसीलिए जो ER है वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये हर जगह पे हर वर्ड में सेम रूल जो है वो अप्लाई यहाँ पे नहीं हो रहा है। अगर वर्ड का पार्ट दूसरे वर्ड में भी होता है एंड उसके पहले जो बचा हुआ पार्ट भी मीनिंग देता है, तभी हम उसे स्ट्रक्चरल पार्ट मानते हैं। मतलब यहाँ पे यही है कि अगर वर्ड का जो पार्ट दूसरे वर्ड में भी होता है, जैसे यहाँ पे ER था या फिर S था, वो दूसरे वर्ड में भी था, और उसके पहले का जो पार्ट है वो भी मीनिंग देता है, तभी हम उसे स्ट्रक्चरल मानते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना कि जो ऐसे उसे हटाने के बाद भी जो पहला वाला पार्ट बचा है, यानी कि जो पेरेंट बचा है, वो भी तो मीनिंग दे रहा है ना। इसीलिए हम उसे स्ट्रक्चरल मान रहे हैं। अगर वो मीनिंग नहीं देता तो हम उसे स्ट्रक्चरल नहीं मानते। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाऊं तो यहाँ पे दो कंडीशन दी गई है। हम किसी वर्ड को स्ट्रक्चरल तब मानेंगे जब उसका जो पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है, जैसे कि एस था, अगर वो पार्ट दूसरे वर्ड में भी होता है, जैसे कि एस के हमने और भी सारे एग्जाम्पल देखे ना, कलर्स, टेबल्स, ब्रदर्स, तो आप देखोगे एक मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है ना, प्लूरल फॉर्म बन रही है ना, राइट। और दूसरा कंडीशन क्या दिया गया है कि अगर एस को हटा के हम पहले वाले पार्ट को देखें जो था पेरेंट, तो उसका भी अपना एक इंडिविजुअल मीनिंग बनना चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस हैं, एक तो इंडिविजुअल मीनिंग बन रहा है और दूसरा जो वर्ड है वहां पे जो यूज हो रहा है, दैट मीन्स एस, वो बाकी सारे वर्ड्स में भी ऐड होकर एक मीनिंग दे रहा है, तभी हम कहेंगे कि वो स्ट्रक्चरल है। लेकिन ये सेम केस जो है ये ER वाले में नहीं हो सकता, क्योंकि ER वाले में कुछ वर्ड आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें ER पीछे लग जाता है तो उनका सेंस बनता है, लेकिन अगर वो ER हट जाए तो इंडिविजुअली उन वर्ड्स का कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए उन्हें स्ट्रक्चरल एलिमेंट नहीं माना जाएगा। थर्ड क्राइटेरिया है मीनिंग के बेस पर। अगर किसी वर्ड का पार्ट सेम मीनिंग कैरी करता है डिफरेंट वर्ड्स में भी, तो वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है सिस्टर्स, तो सिस्टर किससे मिलकर बना, सिस्टर प्लस एस, ठीक है। तो यहाँ पे जो एस है वो क्लियरली हमें बता रहा है कि प्लूरल के लिए यूज किया गया है, मतलब बहुत सारी सिस्टर्स हैं। लेकिन दूसरे कुछ वर्ड्स भी हैं जहाँ एस लगता है, जैसे कि हेल्प्स, गिव्स। तो हेल्प्स और गिव्स में जो एस है वो प्लूरल नहीं है, बल्कि वो वर्ब का थर्ड पर्सन सिंगुलर दिखाता है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एस है वो दो अलग सिचुएशन में डिफरेंट मीनिंग के लिए यूज हो रहा है, इसलिए वो दो अलग मॉर्फीम है। मतलब यहाँ पे एक तो प्लूरल के लिए यूज हो रहा है और एक यूज हो रहा है वर्ब का थर्ड पर्सन सिंगुलर दिखाने के लिए। तो दो अलग अलग सिचुएशन में डिफरेंट मीनिंग के लिए यूज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो एस है वो हुआ दो अलग मॉर्फीम्स। देन उसके बाद फोर्थ आपका जो क्राइटेरिया है वो है ग्रामेटिकल फंक्शंस। ये रूल ग्रामर वाले पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। हम एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि एक सेंटेंस है, राधा शेयर्स हर लंच एवरी डे। यहाँ शेयर्स में जो एस है वो एस क्यों लगाया गया है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो राधा है, राधा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे एस का यूज हुआ है। मतलब एस का काम है वर्ब को सब्जेक्ट के साथ मैच करवाना, ये है एक ग्रामेटिकल रोल। इसी तरह एक दूसरा वर्ड देखते हैं, जैसे कि वर्ड है प्लेड। अब प्लेड में ईडी लगता है लास्ट में, तो प्लेड में जो ईडी है ये हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो काम था वो हो चुका है पास्ट में, यानी कि पास्ट टेंस में। अगेन आप यहाँ पे देखोगे तो ये ग्रामेटिकल फंक्शन है। सो जब कोई पार्ट वर्ड में सिर्फ फॉर्म ही नहीं बदल रहा
बल्कि ग्रामर का भी काम कर रहा है, तो वो मॉर्फीम माना जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके 4 क्राइटेरियाज जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्मॉलर यूनिट्स को किसी भी वर्ड के अंदर। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि एक वर्ड के अंदर के स्मॉलर पार्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये 4 चीजें देखते हैं। सबसे पहले, क्या वो वर्ड ऑलरेडी 2 स्मॉल डिक्शनरी वर्ड से बना हुआ है। सेकंड, क्या वो पार्ट दूसरे वर्ड्स में भी रिपीट हो रहा है। थर्ड, क्या वो पार्ट स्पेसिफिक मीनिंग कैरी करता है। और फोर्थ, क्या वो पार्ट कोई ग्रामेटिकल काम कर रहा है। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट यस है, तो समझ जाओ कि वो पार्ट एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चरल एलिमेंट यानी कि मॉर्फीम है। अब बात करते हैं व्हाट इज मॉर्फीम। अब मैम तब से मॉर्फीम मॉर्फीम बोली जा रही है, मॉर्फीम का मतलब क्या है। मॉर्फीम एक लैंग्वेज का सबसे स्मॉल मीनिंगफुल यूनिट होता है। मतलब एक ऐसा स्मॉल पार्ट जो खुद में मीनिंग रखता हो या ग्रामर का काम करता हो। तो इसे हम एग्जाम्पल से समझे, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, वर्ड है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स में ये 2 वर्ड से 2 पार्ट से मिलकर बना के समझे, जैसे कि स्टूडेंट प्लस एस। अब स्टूडेंट का मतलब क्या है, एक ऐसे पर्सन की बात हो रही है जो स्टडी करता है। और एस से क्या दिखाया जा रहा है, एस का मतलब है यहाँ पे प्लूरल, मतलब मोर देन वन। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है जब ये साथ में मिलकर बन रहा है एक वर्ड। तो ये दोनों पार्ट अलग अलग मीनिंग या ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट अपने में एक मीनिंग दे रहा है, एक ऐसा पर्सन जो पढ़ रहा है, और जो एस है वो प्लूरल दिखा रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके की ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इसीलिए ये दोनों मॉर्फीम्स है, दोनों ही मॉर्फीम्स, क्योंकि दोनों में से या तो कोई मीनिंग दे रहा है या फिर कोई ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए इन दोनों को हम मॉर्फीम काउंट करेंगे। अभी हमने पीछे आइडेंटिफाइंग द स्मॉलर एलिमेंट में भी पढ़ा था इन दोनों वर्ड्स के बारे में। ऐसा कुछ जो आपको मीनिंग देता हो या फिर ऐसा कुछ जो आपको ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन देता हो, राइट। तो यहाँ पे दोनों चीजें हो रही हैं, इसलिए हम इसे बोलेंगे मॉर्फीम। अब यहाँ एक और ट्विस्ट है, मॉर्फीम जो है वो हमेशा एक जैसा साउंड नहीं करता। मतलब जैसे कि प्लूरल है एस, ये अलग अलग साउंड्स हो सकते हैं वर्ड्स में। जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं, कार्ड्स, कार्ड्स, हॉर्सेस। आप देखोगे तो तीनों में एस लगा है। ठीक है, प्लूरल एस तीनों में लगा है। लेकिन अगर आप इसका साउंड देखोगे इस एस का, तो कार्ड्स में क्या आ रहा है, कार्ड्स, स का साउंड आ रहा है। कार्ड्स में क्या आ रहा है, द का साउंड आ रहा है। हॉर्सेस में क्या आ रहा है, इज का साउंड आ रहा है। तो एस जो है, एस सेम ही है, यहाँ पे वही प्लूरल एस है, लेकिन आप देखोगे कि जो साउंड है वो डिफरेंट हो रही है उसी एस की। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि मॉर्फीम जो है हमेशा एक जैसा साउंड नहीं करता। तो इन सब साउंड्स को हम एक ही मॉर्फीम का डिफरेंट वर्जन मानेंगे। मतलब एक ही फॉर्म मानेंगे हम इसे। जैसे एस है, एस के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। अब कुछ ऐसे वर्ड्स की बात कर लेते हैं जिनका जो प्लूरल है वो चेंज होता है, लाइक एस नहीं लगाना होता बीच पीछे। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके प्लूरल में आपको एस नहीं लगाना होता, या तो स्पेलिंग बदल जाती है या फिर साउंड बदल जाता है, तो वो प्लूरल बन जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने आपको यहाँ पे, मेन। अभी जो MAN वाला मेन है, ये क्या है, ये MAN वाला मेन जो है ये सिंगुलर मेन की बात हो रही है, यहाँ पे सिंगल की बात हो रही है। लेकिन MEN वाला जो मेन है ये हो गया आपका प्लूरल। तो यहाँ पे कहीं एस लग रहा है, नहीं लग रहा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे साउंड भी चेंज हो रही है और स्पेलिंग भी चेंज हो रही है। ठीक है, कैसे, अगर आप देखो यहाँ पे स्पेलिंग चेंज अगर आप देखो तो ए से ई हो रहा है, और साउंड भी आप देखोगे तो वो भी हो रही है। हो रही है नहीं हो रही, एज अ मेन, और ई में एज अ मेन। ये आपको यहाँ पे मतलब ऐसे बोल के इतने उससे समझ नहीं आएगा, बट अगर आपने प्रीवियस यूनिट्स में देखा हो जहाँ पे मैंने वॉवल साउंड्स की बात करी थी, अगर आपने वो पढ़ी है तो यहाँ पे आपको ए और ई के वॉवल साउंड का जो डिफरेंस है वो पता चलेगा, राइट। तो साउंड चेंज भी यहाँ पे हो रहा है। तो ये दिस इज अ वॉवल साउंड चेंज है, नॉट जस्ट द स्पेलिंग चेंज। मतलब ये यहाँ पे सिर्फ स्पेलिंग चेंज नहीं हो रही है, साउंड भी चेंज हो रहा है। अब वैसे ही आप एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि माउस है, माउस जो होता है वो सिंगुलर होता है, माइस जो है वो क्या होता है, वो होता है प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हो,
कि एस लगा के प्लूरल नहीं बनाया गया है, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म बन रही है स्पेलिंग या फिर साउंड चेंज से, राइट। अब मैं आपको कुछ एक आध एग्जांपल और दूं, आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे कि विमेन है, ठीक है। तो WOMAN, जब WOMAN वुमेन की बात होती है तो ये होता है सिंगुलर, वुमेन, ये हो गया सिंगुलर। लेकिन अगर WOMEN की बात होती है मतलब विमेन, तो विमेन क्या हो गया, विमेन हो गया यहाँ पे प्लूरल। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे कि क्लियरली आपको साउंड चेंज दिख रहा होगा और स्पेलिंग तो चेंज हो ही रही है। सिंगुलर वाले में ए लग रहा है और प्लूरल वाले में ई लग रहा है, राइट। तो ये क्या हुआ, ये कुछ प्लूरल्स के एग्जाम्पल है जहाँ पे वॉवल चेंज हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो रही है, ना खाली स्पेलिंग चेंज नहीं हो रही है, प्रोनाउंसिएशन, साउंड ये भी चेंज हो रहे हैं और वॉवल्स तो चेंज हो ही रहे हैं, राइट। देन अगर हम इसकी बात कुछ और बात करें, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं करा है बट अगर आप चाहो तो अपने एग्जाम्पल में लिख सकते हो। कुछ और वर्ड्स भी होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही सेम होता है, जैसे कि शीप, SHEEP, ये सिंगुलर में भी सेम वर्ड यूज होता है और प्लूरल में भी यही वर्ड यूज होता है, जैसे कि डियर, ठीक है, डियर, DEER, अगर आप सिंगुलर डियर की बात करोगे तो भी यही स्पेलिंग होगी और प्लूरल डियर की बात करोगे तो भी यही स्पेलिंग होगी। तो कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही सेम होते हैं। तो मॉर्फीम का कॉन्सेप्ट यही कहता है, हर वो स्मॉल पार्ट जो मीनिंग या ग्रामर बताता है, चाहे उसका साउंड या स्पेलिंग चेंज हो, वो मॉर्फीम कहलाता है। अब बात कर लेते हैं फ्री और बाउंड मॉर्फीम्स के बारे में। आप समझ लीजिए ये टाइप्स ऑफ मॉर्फीम है ये दोनों। तो सबसे पहले देखते हैं फ्री मॉर्फीम्स क्या होते हैं। जो अकेला भी एक वर्ड की तरह वर्क कर सकता है उसे हम बोलेंगे फ्री मॉर्फीम। मतलब ये अपने आप में कंप्लीट होता है, कंप्लीट सेंस देता है कि इसे किसी की जरूरत नहीं है। और डिक्शनरी में आप देखोगे ऐसे बहुत से वर्ड्स मिल जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि बुक, रन, कीन, हैप्पी, सम, वन। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, इनकी इंडिविजुअली एक मीनिंग है। कैन स्टैंड अलोन, ये अकेले भी खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हम इससे एक वर्ड बनाए समवन, ठीक है, तो समवन किससे मिलकर बना, सम प्लस वन से। तो सम क्या है, सम भी एक फ्री मॉर्फीम है और वन क्या है, वन भी एक फ्री मॉर्फीम है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं बाउंड मॉर्फीम की। बाउंड मॉर्फीम क्या होते हैं, ये ऐसे मॉर्फीम होते हैं जो अकेला मीनिंग नहीं दे सकते। ये हमेशा आपको किसी फ्री मॉर्फीम के साथ चिपके हुए मिलेंगे, ये अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। प्रीफिक्स और सफिक्स जो होते हैं वो मोस्टली बाउंड मॉर्फीम्स ही होते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे कि वर्ड है मान लीजिए अनहैप्पी, तो अनहैप्पी में जो अन है, UN है, क्या ये अकेला कोई मीनिंग दे रहा है, नहीं। हैप्पी के साथ लगा है इसलिए मीनिंग दे रहा है, अकेले ये कोई मीनिंग नहीं दे सकता। देन उसके बाद अगर हम देखें दूसरा वर्ड जॉयफुल, ठीक है, तो जॉयफुल की स्पेलिंग क्या होती है, JOYFUL। तो ये जो FUL है ये अकेला कोई मीनिंग देगा, नहीं देगा, जॉय के साथ लगेगा तब ही दे पाएगा। देन उसके बाद अगर आप वर्ड देखो तो डिसऑनेस्ट, अगर एक वर्ड हम देखें तो जो डिस है आगे DIS, ये अकेला कुछ दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा मीनिंग, लेकिन ऑनेस्ट के साथ लगा है इसीलिए मीनिंग दे पा रहा है। वैसे ही यहाँ पे दो एग्जांपल और दिए गए हैं, जैसे कि डिसऑबे में आप देखोगे तो डिस क्या है, डिस है बाउंड, और ऑबे क्या है, ऑबे है फ्री। प्लांटेड में प्लांट क्या है, वो फ्री है, उसका एक अपना मीनिंग है, और लास्ट में जो ED लगा है वो है बाउंड, इसका अकेले कोई मीनिंग नहीं है। तो ये होते हैं आपके बाउंड मॉर्फीम जो अकेले कुछ भी मीनिंग नहीं दे सकते, साथ में एक फ्री मॉर्फीम की जरूरत हमेशा इनको रहेगी। तो फ्री मॉर्फीम इंडिपेंडेंट है और बाउंड मॉर्फीम क्या है, वो है डिपेंडेंट, राइट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अफिक्सेस एंड रूट्स की। तो अफिक्सेस देख लेते हैं क्या होता है, जो रूट के आगे या पीछे लगते हैं। मतलब मान लीजिए कोई रूट वर्ड है, जैसे कि वर्ड है यहाँ पे ओबे, ठीक है, तो ओबे के साथ क्या लगा, ओबे तो आप ये समझ लीजिए रूट वर्ड है, ये एक बेस वर्ड है। अब इसके आगे या पीछे कुछ लगेगा, जैसे कि मान लीजिए हमने आगे लगा दिया डिस, ठीक है, तो हमने आगे क्या लगाया, डिस, तो ये मिलकर क्या बना, डिस ओबे। तो जो अफिक्स होते हैं वो होते हैं जो रूट के आगे या पीछे लगते हैं। अफिक्स का मतलब हमने पिछली यूनिट में भी पढ़ा था, ये एक तरीके के प्रीफिक्स और सफिक्स ही होते हैं। हमने यूनिट 1 में भी इसके बारे में बात की थी।
अगर आपने यूनिट 1 अभी तक नहीं देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज जाके उसे देखिएगा। तो अफिक्स क्या होते हैं? ये एक तरीके के प्रीफिक्स और सफिक्स ही होते हैं जो वर्ड के आगे या पीछे लगेंगे। और रूट क्या होते हैं? रूट वर्ड वही होते हैं जिनके पीछे या आगे ये लगते हैं। ये हमेशा बाउंड मॉर्फीम ही होते हैं, आप ये समझ लीजिए। अफिक्सेस को हम बाउंड मॉर्फीम ही बोलेंगे। अब अफिक्स के दो टाइप्स, वही प्रीफिक्स जो वर्ड के स्टार्टिंग में लगते हैं, जैसे कि डिसऑबे में डिस, अनहैप्पी में अन। और सफिक्स क्या होते हैं? जो एंड में लगते हैं, जैसे कि प्लेड में ईडी और वियरेबल में एबल। अब इसके बाद बात कर लेते हैं रूट्स की। रूट्स क्या होते हैं? रूट्स होते हैं एक वर्ड का मेन पार्ट जिसमें बेसिक मीनिंग होता है। ठीक है, मतलब वो वर्ड जिसके आगे या पीछे कुछ लगाया जा रहा है, मतलब प्रीफिक्स और सफिक्स लगाने के लिए कोई फ्री वर्ड भी तो चाहिए होगा ना हमको, जिसे हम रूट बोल सकते हैं, बेस वर्ड बोल सकते हैं। जैसे कि हैप्पी है, हैप्पी क्या है? वो उसे हम बोलेंगे रूट वर्ड या फिर बेस वर्ड। हैप्पी है तभी तो उसके आगे हम अन लगा रहे हैं, तभी तो वो आगे अफिक्स बन रहा है, बाउंड मॉर्फीम बन रहा है। लेकिन इंडिविजुअली हैप्पी का भी तो अपना एक मतलब होता है ना। हैप्पी का एक बेसिक मीनिंग है, इसीलिए वो है रूट। तो रूट्स जो होते हैं वो मोस्टली एक फ्री मॉर्फीम होते हैं और इन्हीं के आगे पीछे हम कुछ ऐड करके नए वर्ड्स बनाते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखिए, तो डिसऑबे, डिसऑबे में रूट वर्ड क्या है? ऑबे। ऑबे है तभी डिस लगा है। प्लांटेड, प्लांटेड में प्लांट क्या है? प्लांट है रूट वर्ड, यही बेस वर्ड है, इसमें ईडी लगा है इसीलिए ये बना है प्लांटेड। ठीक है, तो ये हुए आपके अफिक्सेस और रूट्स। देन उसके बाद हम एक और बात कर लेते हैं कंपाउंड रूट्स के बारे में। अब कंपाउंड रूट्स क्या होते हैं? कभी कभी एक वर्ड दो फ्री मॉर्फीम से मिलकर बनता है, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड रूट। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे वर्ड है एयरक्राफ्ट, तो एयर प्लस क्राफ्ट, आई साइट, आई प्लस साइट। ठीक है, टेबल स्पूनफुल, टेबल प्लस स्पून प्लस फुल। तो कंपाउंड रूट का मतलब क्या है? एक से ज्यादा फ्री मॉर्फीम मिलकर जो वर्ड बनाते हैं उन्हें हम बोलेंगे कंपाउंड रूट्स। तो अगर हम एक क्विक रिकैप देखें इस चीज का, तो रिकैप्चुलेट करते हैं। मॉर्फीम क्या होता है? मॉर्फीम होता है स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट। फ्री मॉर्फीम क्या होता है? अकेला वर्ड जिससे बन सकता है, जो अपना एक फ्री और इंडिविजुअल मीनिंग देता है। बाउंड मॉर्फीम क्या होता है? जो अकेला मीनिंग नहीं दे सकता, हमेशा इसको एक फ्री मॉर्फीम की जरूरत पड़ेगी। रूट्स क्या होते हैं? जो मेन पार्ट ऑफ द वर्ड होते हैं, इन्हीं के आगे पीछे लग के कोई नया वर्ड बनता है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके बेस वर्ड, रूट वर्ड। अफिक्स क्या होते हैं? जो रूट के साथ लगते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स। देन उसके बाद प्रीफिक्स जो स्टार्टिंग में लगा, सफिक्स जो एंड में लगा। और कंपाउंड रूट क्या होते हैं? जो दो या दो से ज्यादा फ्री मॉर्फीम होते हैं, उससे मिलकर जो वर्ड बनता है उसे हम बोलेंगे कंपाउंड रूट्स। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अफिक्सेस, इन्फ्लेक्शनल एंड डेरिवेशनल। तो हम बात करते हैं अफिक्सेस के दो टाइप्स की, डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शनल की। अफिक्स यानी जो पार्ट किसी रूट वर्ड के आगे या फिर पीछे लगता है, जैसे कि प्रीफिक्स या फिर सफिक्स। लेकिन सब अफिक्सेस एक जैसे वर्क नहीं करते, इनके दो अलग रोल्स होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डेरिवेशनल अफिक्सेस के बारे में। ये वाले अफिक्सेस वर्ड का मीनिंग या वर्ड क्लास यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच चेंज कर देते हैं, या तो वर्ड का मीनिंग या फिर पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो चेंज कर देते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल है आपका प्लीज, वर्ड है यहाँ पे, तो फिर ये हो गया डिसप्लीज। तो इधर क्या देख रहे हो आप? इधर ये देख रहे हो कि मीनिंग चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आगे वर्ड के ऐड हो गया डिस, इसलिए ये हो गया यहाँ पे डिसप्लीज। तो यहाँ पे आप देखोगे मीनिंग चेंज हुआ। लेकिन अब आप दूसरा एग्जाम्पल देखो, तो दूसरे एग्जाम्पल में क्या है? एक्ट और एक्टिव। अब यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो रहा है। यहाँ जो एक्ट है, एक्ट एक वर्ब है। ठीक है, वर्ब दिखाता है एक्शन। एक्ट क्या है? यहाँ पे है एक वर्ब। और जो एक्टिव बना, एक्टिव है एक एडजेक्टिव। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? वर्ड क्लास चेंज, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो चेंज हो रहा है। तो डेरिवेशनल अफिक्सेस नए वर्ड्स बनाते हैं
या वर्ड का मतलब चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस। ये अफिक्सेस वर्ड का बेसिक मीनिंग या कैटेगरी चेंज नहीं करते, ये दिखाते हैं ग्रामर को, जैसे कि टेंसेस, प्लूरल, कंपैरिजन, ये सब चीजें। हम यहाँ पे एग्जाम्पल से समझें तो यहाँ पे वॉक के ही फॉर्म दे रखे हैं बहुत सारे। तो आप देखोगे वॉक, उसके बाद इसका एक फॉर्म दे रखा है वॉक्स। ये यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, जैसे कि ही वॉक्स। ही कौन है यहाँ पे? वो थर्ड पर्सन है, किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है, वो चल रहा है, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए यहाँ पे यूज होगा ही वॉक्स। देन उसके बाद है वॉक्ड, ये पास्ट टेंस में यूज हो रहा है। बट अब एक चीज देखोगे, वर्ड स्टिल रिमेन्स अ वर्ब। यहाँ पे जो वर्ड है वो वर्ब की तरह ही वर्क कर रहा है, वॉक तो हो रही है लेकिन उसके जो फॉर्म्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। देन उसके बाद है नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्लेवर। तो आप देखोगे जो क्लेवर वर्ड है वो है पॉजिटिव डिग्री में, और जो क्लेवरर वर्ड है ये है आपका कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन वर्ड फिर भी एडजेक्टिव ही है, बस ग्रामर बदला, मीनिंग या क्लास इसकी नहीं बदली। ये दोनों ही जो है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि ऑब्वियसली एडजेक्टिव में ही आप देखोगे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री ये दिखाता है, तो वर्ड दोनों ही एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे जो है वो ग्रामर जो है वो बदला, मीनिंग या क्लास नहीं बदली उसकी। मीनिंग क्लास दोनों सेम ही है। इन्फ्लेक्शनल अफिक्स का काम है सेंटेंस के ग्रामर को मैच करना, टेंस, नंबर, केस या डिग्री दिखाना। ये है आपका इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस। अब एक बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शनल अफिक्स में। तो सबसे पहले है डेरिवेशनल। वर्ड का मीनिंग या क्लास यहाँ पे चेंज होता है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो बदल सकता है। इन्फ्लेक्शनल में क्या होता है, यहाँ पे मीनिंग या क्लास नहीं बदलते। देन उसके बाद डेरिवेशनल में प्रीफिक्स या सफिक्स दोनों हो सकते हैं, लेकिन इन्फ्लेक्शनल में सिर्फ सफिक्स होता है, प्रीफिक्स नहीं होता। डेरिवेशनल में न्यू वर्ड्स क्रिएट होते हैं और इन्फ्लेक्शनल में न्यू वर्ड्स क्रिएट नहीं होते, मतलब वर्ड तो वही रहते हैं लेकिन ग्रामर मैच होती है, यानी कि ग्रामेटिकल इन्फो जो है आपको मिलती है। तो ये था इन दोनों का एक बेसिक डिफरेंस। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। ये इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट है। मैं आपको मिलती हूँ सेकेंड पार्ट में कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। I'll see you in the next video with another interesting topic. Till then, stay tuned, keep learning and keep growing. Thanks for watching. Bye bye.